बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौकब खान। स्टोरी नेम सबक। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन का स्याह आहनी गेट ठीक 1:30 बजे चौकीदार ने पूरा खोल दिया था। चंद एक लड़कियां जो गेट के अंदरूनी साइड से चिपकी खुलने के इंतजार में थीं, लम्हा की ताखीर किए बगैर बाहर लपकीं। उनमें एक चंदा भी थी। नाम तो उसका मेहरुल निसा था, मगर वो राजपूत बरादरी की शायद पहली या अरसा बाद पैदा होने वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। दादी ने लाल गुलाबी गोल मटोल सी पोती को मोहब्बत से चूर लहजे में जो चंदा पुकारा तो बस फिर हर एक की जुबान पे यही चढ़ गया, और मेहरुल निसा पे शायद अपने नाम का असर चढ़ गया था। जो फिनी नाक, धूप से झिलसे हुए घास के तिनकों की मानद बालों और जरा चौड़े माथे के साथ खानदान की सबसे नुमायां और खूबसूरत लड़की शुमार की जाती थी। चंदा लंबी लंबी छलांगें लगाती कॉलेज के गेट से दूर होती, हर आध मिनट बाद पीछे मुड़कर यह तसल्ली करती कि कोई सहेली या क्लास फेलो तो पीछे नहीं आ रही। उसके दिल में चोर था और ये चोर उसके कदम लड़खड़ाए दे रहा था, वरना वो रोज अपनी सहेलियों के हमरा ही बस स्टॉप तक जाती थी। बड़ी सड़क पार करके बाएं तरफ कॉलोनी थी। इसी कॉलोनी के गेट पे शिराज उसका मुंतजिर था। मोटर बाइक पे एक टांग ऊपर धरे शिराज पे जैसे ही उसकी निगाह पड़ी, उसके कदम उठाने की रफ्तार तेज हो गई। आज बहुत टाइम पे पहुंची हो। उसके करीब आने पे वो मोटरसाइकिल से उठ खड़ा हुआ। जल्दी चलो, कहीं कॉलेज की कोई लड़की मुझे देख ना ले। शिराज के सवाल को नजरअंदाज करके फूली सांस के दरमियान बोलती वो शिराज से पहले ही अपनी सीट संभाल चुकी थी। शिराज ने जरा हैरत से उसकी ये हरकत नोट की, फिर उसकी नकाब से झांकती आंखों में खौफ भांप कर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। सारे रास्ते वो जल्दी जल्दी का शोर मचाती रही थी। उसने बड़ी सी चादर का कसकर नकाब किया हुआ था। कोई उसे पहचान ले, ये इम्कान जरा कम ही था, लेकिन चंदा के हाथ पैर लोगों की नजरों से ओझल होने तक सुन रहने थे। डी पिज़्ज़ा हट पहुंचकर उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। वो हर माह यहीं मुलाकात के लिए आते थे, ये उनका 2 साल से मामूल था। अब यहाँ के वेटर भी उनके शनासा हो गए थे। उन्हें देखकर एक बेतकल्लुफ सी मुस्कुराहट उछालते और चंदा गड़बड़ा जाती। कहाँ थी इतने रोज से? तुम्हारा सेल भी मुसलसल बंद था, कोई इतला ना खबर। मैं कितना परेशान था। अपनी मखसूस मेज संभालते ही वो उस पर बरस पड़ा। चंदा ने एक नजर उस पर डालकर शीशे के जग में से पानी का गिलास भर के पिया। इफ्तिखार भाई ने हुमैरा को भगा के शादी कर ली है। उसके तमाम सवालों का जवाब दे दिया गया था। शिराज भूंचका रह गया। वो इफ्तिखार भाई के सिर्फ नाम से वाकिफ था। शिराज ने कभी उन्हें देखा नहीं था, और हुमैरा नामी किसी लड़की से वो मोहब्बत करते थे, ये भी उसे चंदा की जुबानी 2 माह कबल ही मालूम हुआ था। मगर क्यों? शिराज ने एक बेतुका सा सवाल किया। जवाबन चंदा ने उसे जिन नजरों से देखा था, उनमें अहमक लिखा साफ नजर आ रहा था। अब फिर उसने बौखलाहट में यही पूछ लिया। फिर क्या? शादी हो गई है, अम्मी ने उन्हें कबूल कर लिया है। आखिर इफ्तिखार भाई घर के वाहद कमाने वाले हैं। अम्मी दरगुजर से काम ना लेती तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हमारा नाटका भी बंद कर सकते थे। अम्मी की मजबूरी थी। वो सर झुकाए मेज की साफ सतह को खुरचते हुए बता रही थी। जब तुम्हारी अम्मी मान सकती थी तो ये काम सीधे तरीके से भी हो सकता था। उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वो अभी तक हैरत ज़दा था, क्योंकि वो चंदा की जुबानी जानता था कि उसके वालिद की वफात के बाद बड़ा बेटा होने की हैसियत से इफ्तिखार की घर में पोजीशन बहुत मजबूत थी। घर का हर फैसला और खर्चा मुकम्मल उसके अख्तियार में था। हम गए थे रिश्ता लेकर, लेकिन हुमैरा भाभी की सुतेली माँ और बहनों ने हमें बहुत बेइज्जत किया। हम माँ बेटी के किरदार पे भी कीचड़ उछाला गया। उन्होंने इतनी बदतमीजी और गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम कानों को हाथ लगाती वहां से निकली थीं।
हुमैरा की सुतीली माँ हमारे सामने ही उसे पीटने लग गई थी। तौबा अस्तगफार। चंदा ये वाकया याद करके बदमजा हुई थी। अब क्या होगा? शिराज ने हथेली से थोड़ी मसली। वेटर उनके सामने पिज़्ज़ा रखने लगा था। वो खामोश होकर शिराज के सवाल का जवाब सोचने लगी। लोग बहुत बातें बना रहे हैं, सब रिश्तेदार हम पे उंगलियां उठा रहे हैं, इफ्तिखार भाई की इस हरकत को बुरा भला कह रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, इसलिए अम्मी मुझे कॉलेज भी नहीं आने देती। आज भी मैं तुम्हारे ख्याल से बड़ी जिद करके आई हूँ, इसीलिए सेल फोन भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने लगी हूँ। चंदा ने उसे सारी तफसील बता दी। परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। इफ्तिखार ने उन्हें मोहल्ले भर में शर्मिंदा करवा दिया था। बाप के मरने के बाद इफ्तिखार ने जैसे अक्लमंदी से घर का इंतज़ाम संभाला था, वो इसी समझ बूझ की वजह से भाई की गर्विदा थी। उसे इफ्तिखार से ये तवक्का नहीं थी। यार, परसों आमना आपा आ रही हैं, मैं तो उनसे बात करके तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाने वाला था। शिराज को अपनी फिक्र सताई थी। अभी मत भेजना, उसने धीमे से कहते ठंडे होते पिज़्ज़ा पे निगाह जमा दी और शिराज ने उस पे। अभी हालात साजगार नहीं हैं, अम्मी बहुत अपसेट हैं, बात बनने के बजाय बिगड़ भी सकती है। पहले इफ्तिखार भाई और अब मैं, उन्हें बहुत दुख होगा। वो बड़ी नरमी से उसे समझा रही थी और शिराज मान गया था। उसे भी यही मुनासिब लग रहा था, लेकिन वो दिल में आमना आपा को अपने राज में शामिल करने की ठान चुका था। महीने में एक बार तो मिलती हो, अब वो भी नहीं। वो बच्चों की तरह मुंह बसोरते नखरे दिखा रहा था। इतनी संगीन सूरत हाल में भी चंदा की हंसी निकल गई। तुम्हें भी महीने में एक बार ही तनख्वाह मिलती है और मैं बहुत किफायतवार लड़की हूँ। उसने मुस्कुराते हुए फर्जी कॉलर अकड़ाए। उसकी मुस्कुराहट में शिराज की हंसी भी शामिल हो गई। हुमैरा बहुत बाअदब, सलीकामंद और सुलझी हुई लड़की थी। उसके मुतल्लिक ये पहली राय चंदा ने 17 रोज बाद कायम की। नाहिद सास ने उसे अव्वल रोज से दबा और डरा के रखा था। डरती तो वो अपनी सौतेली माँ और बहनों से भी थी, बल्कि पिटती भी थी। यहाँ नाहिद मारती नहीं थी, मगर हर वक्त गजबनाक बनी रहती थी। चंदा उसकी बहुत सी खूबियों की गर्विदा हो रही थी, लेकिन माँ से उसे खास एहतियात बरतनी पड़ती, क्योंकि वो उसका हुमैरा के साथ ज्यादा बोलचाल करना या उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इस सारे किस्से में चंदा का ये नुकसान हुआ था कि शिराज की बहन वापस चली गई थी, और फायदा ये कि अब नाहिद ने उसके लिए रोज नित नए रिश्ते देखने का सिलसिला मौकूफ कर दिया था। वो माथे पे बल डाले हुमैरा की नुक्स बीनी में मशगूल रहती। कई बार चंदा ने महसूस किया कि अम्मी ज्यादती कर रही हैं, लेकिन इसमें भाभी की तरफदारी करने और माँ को रोक के अपनी शामत बुलवाने की हिम्मत नहीं थी। नाहिद का पारा हर पल चढ़ा रहता। लो, यहाँ अभी सेहन ही नहीं धुला, 1.5 घंटा तो हो ही गया है मुझे घर से निकले हुए। सारे जहां के निकम्मे, सुस्त और कामचोर हमारे लिए ही रह गए थे। आधी दोपहर किचन में ही गुजार दी। चलो जी, दोपहर में फाके करने पड़ेंगे। नाहिद करीबी स्टोर से सौदा लेने और बिल जमा करवाने गई थी। अंदर दाखिल होते ही बोलने लगी। हुमैरा किचन साफ कर चुकी थी, बर्तन भी धुले हुए थे। वो प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ा रही थी। वो अम्मी, इफ्तिखार जुमातुल मुबारक वाले दिन 11 बजे आते हैं। उन्होंने सुबह गोश्त का कहा था। मैंने सोचा किचन साफ करके गोश्त चढ़ा दूं, सेहन धोकर हांडी भून लूंगी। आप तो जानती हैं वो आते ही भूख का शोर मचा देंगे। नाहिद ने हस्बे मामूल बहुत तहम्मुल से उसकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। अब टांग खींचने की बारी थी। ये सोचने का काम तुझे किसने सौंपा है? अभी मैं इस घर की मालकन जिंदा हूँ और तुझसे बेहतर सोच सकती हूँ, और तू कितनी दीदा दिलेरी से शोहर का नाम ले रही है। तेरे दीदों में जरा शर्मो लिहाज है कि नहीं? आइंदा तेरे मुंह से शोहर का नाम ना सुनो। चल फटाफट सेहन धो, शोहर के आने तक काम से फारग हो जाना। मजलूम हिरन, जुमातुल मुबारक है। आखिर में नाहिद उसके लहजे की नकल उतारती उसे बेइंतहा शर्मिंदा छोड़कर कमरे में आ गई।
अंदर लेटी चंदा ने माँ की सारी गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू सुनी थी। वो माँ के इस बदलते रूप पे बहुत हैरान थी, क्योंकि उसने माँ को हमेशा बहुत खुश इखलाक और तमीज़दार देखा था। क्या हो गया है अम्मी? भाभी के साथ इस तरह पेश ना आया करें। मेरे सर में दर्द था और वो बेचारी सुबह से कामों में जुटी हुई हैं। मैंने तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि उसके लिए माँ को गलत कहो? अब तुम मुझसे जुबान दराजी करोगी? नाहिद ने दांत कचकचाते हुए बेटी को घूरा। माँ के खतरनाक तेवर देखकर उसका सांस खुश्क हो गया। नहीं अम्मी, मेरा मतलब था, भाभी अब इतनी भी बुरी नहीं। उसने अटकते हुए अपना दिफा किया। ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं, बेटा पहले ही उसका दीवाना है। अब तुम भी उसकी हिमायत करने चली हो। जानती हो, उसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते आना बंद हो गए हैं। रजाक साहब के घर तेरी बात पक्की हो ही जाती अगर ये स्यापा ना पड़ता। मैं बेवा तेरे रिश्ते के लिए कहाँ ख्वार होती फिरूं? मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों ने आंखें ही फेर ली हैं। नाहिद सर थाम कर चारपाई पर गिर सी गई। हुमैरा से बोझ की बड़ी वजह भी यही थी, वरना वो अपने बेटे को भी बराबर कसूरवार गर्दानती। चंदा के बीए के पेपर नजदीक आए तो वो कॉलेज से बेफिक्र होकर हर जिम्मेदारी से आज़ाद अपने कमरे में मुकीद होकर रह गई। वो दिन रात पढ़ाई में जुटी हुई थी। शिराज से भी कभी कभार बात होती, वो भी ज्यादा मिलने और बात करने पे इसरार न करता। हुमैरा उसे अंदर ही खाना और चाय वगैरह दे जाती। जब उसका अपना दिल उकता जाता तो उठकर बाहर आ जाती। वो हर चीज से कटकर खुद को पढ़ाई में मसरूफ रखे हुए थी। पेपर आए और एक एक करके गुजरते चले गए। उसका बोझ भी सिरकता गया। तमाम इम्तिहान उसकी तवक्का के मुताबिक ठीक ही हुए थे। इम्तिहानों से फारग होकर उसने घरदारी की तरफ ध्यान लगाया और उसे शदीद झटका लगा था। सूरत हाल कितनी बदल गई थी। हुमैरा और नाहिद ने समझौता कर लिया था। नाहिद उसे बड़ी नरमी से बेटी कहकर मुखातिब करती, वो भी उन्हें अम्मी जी कहने लगी थी। हर वक्त चीखो पुकार और टेंशन वाली कैफियत रफा हो गई थी। रावी चैन ही चैन लिखता था। चंदा इस काया पलट पे हैरान थी। अम्मा हुमैरा के साथ यूं घुली मिली थीं जैसे उसे खुद अपने हाथों से ब्याह कर लाई हों। उनके माबैन कभी कोई चपकलश जैसे थी ही नहीं। चंद एक अजीजो अकारब भी मिलने आए थे। वो मोहल्ले में निकली तो अब किसी ने भी उसे देखकर चामुगोइयां शुरू नहीं की, ना ही किसी ने रास्ता रोककर इफ्तिखार के अमल की वजाहत मांगी। तो क्या वक्त ने इस किस्सा पे धूल डाल दी है? वो दिल में खुद से पूछ के रह गई। इस रोज वो किचन में चाय बना रही थी जब नाहिद ने उसे कमरे में बुलाया। वो अपने और माँ के लिए कपों में चाय डालकर अंदर ले आई। जी अम्मी, क्यों बुलाया था? ट्रे रखकर वो भी बराबर सोफे पे बैठ गई। नाहिद रिमोट से टीवी बंद करके मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। तेरे चाचू जाहिद का फोन आया था, वो कल हमारे घर तेरा रिश्ता लेने आना चाह रहे हैं। बगैर तमहीद बांधे सीधा धमाका कर दिया गया। चंदा के हाथ से चाय का कप छलक पड़ा। उसे माँ से इतनी बेरहमी और राजदारी की तवक्का नहीं थी। रात उसकी शिराज से बात हुई थी। उसकी आमना आपा हफ्ता भर तक आने वाली थी। इस बार शिराज ने उन्हें बतौर खास चंदा के घर भिजवाने के लिए बुलाया था। शिराज के वालिदैन भी राजी थे। वो अपने हिस्से की वफा दिखा चुका था, अब उसकी बारी थी। मैं चाचू के रंडवे बेटे जो एक बच्ची का बाप है, उससे शादी नहीं कर सकती। उसका रंग जर्द हो रहा था। फिलहाल उसे यही बहाना मुनासिब लगा। मैंने तुमसे तुम्हारी राय या मर्जी नहीं पूछी, तुम्हें इतला दे रही हूँ ताकि तुम जहनी तौर पर खुद को तैयार रखो। और तुम्हारे लिए क्या बेहतर है ये मैं माँ होने के नाते बेहतर जानती हूँ। अपने भाई के करतूत के बाद किसी खुशफहमी में मत रहो। नाहिद का लहजा अटल और सख्ती लिए हुए था। बेटे के बाद वो उसे कोई ढील नहीं दे सकती थी। करीबी रिश्तेदारों ने चंदा को पूछना भी गवारा नहीं किया था। हालांकि चंद माह कबल यही रिश्तेदार चंदा के रिश्ते के ख्वाहां थे। हालात उनके हक में होते तो नाहिद देवर के रंडवे बेटे का सोचती भी नहीं। अब मजबूरी थी। देवर झोली फैलाए आए थे। लड़का सरकारी मुलाजिम था, तनख्वाह अच्छी थी। गो के उसने हमेशा अपनी बेटी के लिए बहुत ऊंचे घर का ख्वाब देखा था, लेकिन इस वक्त तो यही गनीमत था। बुरा मत मानिएगा अम्मी,
میرے پاس اس سے بہتر رشتہ ہے، چندا نے بڑی ہمت کر کے کہہ دیا۔ کل چاچو آ رہے تھے، گھر کی بات تھی، رسم بھی ہو سکتی تھی، تاخیر چندا کی خوشی چھین لے جاتی۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو چندا؟ ناہید نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کے بھتیجے کی طرح دہاجو نہیں، آپ اس سے ایک بار مل لیں، پھر اعتراض نہیں کریں گی؟ اس کا جملہ ابھی منہ میں تھا کہ ناہید نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا، بازو سے جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ ان کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ بے شرم، بے غیرت، اپنے بھائی کی برابری کرے گی؟ پہلے بدنامی میں کوئی کسر رہ گئی ہے جو تو نے پوری کرنی ہے؟ تیرا تو میں گلا دبا دوں گی، لیکن دوسری بار دھوکہ نہیں کھاؤں گی۔ کرتی ہوں تیرے چاچے کو فون کہ کل ہی نکاح کے لیے آ جائے، رخصتی بعد میں۔ مجھے تجھ جیسی بدبخت پر بھروسہ نہیں رہا۔ کل کلا تو بھی اس کے ساتھ چلی گئی تو لوگ مجھ پہ تھوکیں گے، میرے سفید چونڈے میں خاک ڈلوائے گی، کاٹتی ہوں میں تیرے پر۔ ناہید آتش فشاں بنی اسے دھمکیاں دیتی، واقعی برآمدے میں لگے فون سے کال ملانے لگی تھی۔ چندا کا جسم آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ یہ سب کتنا اچانک ہو گیا تھا۔ ماں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ خود کو اس سزا کا متحمل نہیں پاتی تھی۔ اس کا دماغ سن ہوا جا رہا تھا۔ وہ خطرناک عزائم لیے اٹھی اور اپنے کمرے کو اندر سے مقفل کر لیا۔ اس نے شیراز کو فون پہ ساری روداد سنا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ باہر ناہید حمیرہ سے عرصہ بعد الجھ پڑی تھی۔ وہ شاید چندا کا غصہ اس پہ نکال رہی تھی۔ چندا تکیہ کانوں پہ دھرے لیٹی رہی۔ شام کو افتخار بھائی آئے تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب یقیناً وہ اس کے متعلق پوچھتے، اور ناہید کیا بتاتی ہے؟ وہ دروازے سے کان لگائے کھڑی رہی۔ صحن میں کوئی نہیں بول رہا تھا، سارے میں جامد سناٹا تھا۔ دوسرے کمرے میں میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ کان لگائے کھڑی رہی، تبھی اسے افتخار کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے امی، میں مولوی صاحب کو نکاح کا کہہ کر آتا ہوں۔ چندا پہ بجلی گری تھی۔ حالات ایک دم پلٹا کھا جائیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ غصے اور تنفر سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اس کا بھائی اور ماں کتنے ظالم ہو گئے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے، اور اس نے واقعی سب کچھ تہس نہس کرنے کا فیصلہ کر کے شیراز کو فون کر دیا۔ اگر انہوں نے اسے موقع نہیں دیا تھا تو وقت ضائع وہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات 1:30 بجے اس نے اپنے کمرے کا لاک کھولا تھا۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، ساری لائٹیں بھی بجھی ہوئی تھیں۔ اس کی ماں دوسرے کمرے میں دروازہ بند کیے محو خواب تھی۔ چندا نے بڑی سی چادر اوڑھی، اس کے ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے میں جوتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چاروں طرف نگاہ رکھے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ کے ساتھ بیٹھک تھی جو اب افتخار بھائی کا کمرہ تھا۔ گیٹ کھولنے میں اسے خاصی احتیاط برتنی تھی۔ گیٹ کے کنڈے پہ ابھی اس کا ہاتھ گیا ہی تھا کہ اسے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے حواس چکنے ہو گئے۔ یہ آواز افتخار بھائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ گیٹ چھوڑ ان کے دروازے کے ساتھ آ لگی۔ ایسا اس نے بالکل غیر ارادی طور پر کیا تھا۔ اگر وہ جاگ رہے تھے تو اس کے گیٹ کھلنے کی آواز انہیں ہوشیار کر سکتی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننا چاہا کہ وہ اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں۔ چپ کر جاؤ حمیرہ، اور کتنا روگی؟ افتخار بھائی کی جھنجھلائی ہوئی سی آواز آئی۔ امی کے الفاظ مجھے چین نہیں لینے دے رہے افتخار۔ میں نے چندا کو ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے، میں نے اسے کچھ غلط نہیں سکھایا، اور امی سارا الزام مجھ پہ دھر رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر سے بھاگی ہوئی اور بری عورت کا طعنہ دیا، یہاں تک کہ مجھے فاحشہ جیسے گندے الفاظ کہنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ میں مر کیوں نہ گئی افتخار؟ اتنی بے عزتی! اس سے تو بہتر تھا میں وہیں اپنی سوتیلی ماں کی گالیاں اور مار برداشت کرتی رہتی۔ امی مجھے اتنا کچھ کہتی ہیں، میں خاموشی سے برداشت کر لیتی ہوں، لیکن اتنے گندے الفاظ! وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پلیز اپنا یہ بھونپو بند کر لو حمیرہ، مجھے صبح 100 کام ہے۔ اب تو تمہیں یہ سب برداشت کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے، آخر جرم بھی تو کیا ہے۔ امی نہ صحیح کوئی اور صحیح، یاد کرو تمہارے اسی رونے نے مجھ سے یہ غلطی سرزد کروائی تھی۔ اب پھر وہی نحوست۔ اب کیا چاہتی ہو؟
کہ میں تمہارے لیے اپنی ماں سے جھگڑوں تاکہ جو بچی کھچی عزت ہے وہ تم جیسی کے پیچھے لگ کر اس کا جنازہ بھی نکل جائے؟ میری ماں نے بھی تو دنیا والوں کی بری بھلی برداشت کی ہے، اور آج تمہاری وجہ سے میری بہن کا ایک دہاجو سے رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ خاموش ہو کے سو جاؤ، جان چھوڑو۔ افتخار کے الفاظ کی سنگینی اس کے حواس مختل کر رہی تھی۔ جو حالت حمیرہ کی تھی، کم و بیش ایسی ہی حالت باہر کھڑی چندا کی ہو رہی تھی۔ اس کے سارے جسم پہ باریک چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب حمیرہ کے بجائے اسے کہا گیا ہو اور افتخار کی جگہ شیراز بول رہا ہو۔ وہ بھی تو گھر سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ بھی شام سے فون پہ شیراز کو رو رو کے اپنا دکھ سنا رہی تھی۔ شیراز کے گھر والے بھی مان گئے تھے۔ اس کے گھر میں بھی ایک کمواری بہن اور بھائی تھا۔ اگر اس کے بھائی کی اس حرکت نے چندا میں اتنی ہمت پیدا کر دی تھی کہ رات کے اندھیرے میں گیٹ تک جا پہنچی تھی، تو کل کو شیراز کی بہن بھی اس کی دیکھا دیکھی یہ حرکت سرزد کر سکتی تھی، یا پھر شیراز کی بہن نہ سہی، اس کی اپنی بیٹی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلنا تھا۔ اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ وہ ڈولتی ہوئی وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ حمیرہ جتنی عظیم اور صابر نہیں تھی۔ اسے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا بھی نہیں آتا تھا۔ کل کو اس کی ساس برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکالتی تو وہ یقیناً اس سے الجھ پڑتی۔ اس کی ماں بھی تو حمیرہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر جاتی جنہیں سن کر چندا بھی شرم سے نگاہیں چرا لیتی۔ اور محبت کا بھوت ایک دن جان چھوڑ ہی دیتا ہے، جیسے اس نے افتخار بھائی کی چھوڑ دی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ شیراز کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے یس کا بٹن دبا دیا۔ چندا، کہاں ہو؟ باہر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی شیراز۔ وہ محض اتنا ہی کہہ پائی، نہ کوئی تفصیل، نہ وضاحت، نہ صفائی۔ فون بند کر دیا گیا۔ اس نے موبائل سے سم نکال کے دور پھینک دی اور دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چپل فرش پہ پھینک کے پاؤں میں اڑس لی۔ اب اسے کوئی جلدی نہیں تھی، کسی کے اٹھ جانے کا ڈر نہ تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ وہ ایک غلط عمل سے بچ گئی تھی۔ حمیرہ دنیا والوں کے لیے بے حیا اور بدذات سہی، مگر اس کی عظیم رہنما تھی، جس نے اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچایا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔